साउंड अभी जा रही है ठीक से? चलो कोई नहीं, फिर से रीस्टार्ट करते हैं। एयरफोर्स नेवी का फिर से एक नया सेट लाया हूं 20 क्वेश्चंस का। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स प्रीवियस सेट्स की तरह इस टेस्ट को लिए हैं वो इसका सॉल्यूशन दें, अपने आंसर्स को मिला लें, एक्सप्लेनेशंस को सुन लें, और जो नहीं भी दिए हैं तो ये करतार कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल पे वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। अगर आपको सेट अच्छा लग रहा हो, अट्रैक्टिव लग रहा हो, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप अपलोडेड वीडियो को भी देख सकते हो। सारा क्वेश्चंस भी दिखेगा, सारा कुछ रहेगा ऑप्शंस के साथ। आप अपना ऑप्शन भी सुन सकते हो, चुन सकते हो, और प्ले पॉज करके हमारा भी आंसर चुन के आप अपना टेस्ट कर सकते हो खुद ही, ठीक है ना? तो आओ हम लोग फटाफट सेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है? सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन है दोस्त, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ सही अच्छे तरीके से कि क्या कह रहा है, कॉम्प्रिहेंशन की कहानी क्या है। फिर आप देखना कि क्वेश्चन आप खुद ही बना दोगे। कह रहा है इन अ विलेज, एक गांव में, इन इंडिया, भारत के एक गांव में, 2 पार्टीज फेल आउट, मतलब 2 गुट बन गया, 2 ग्रुप बन गया। क्यों? एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, एक झगड़े के कारण। कैसा झगड़ा? बिटवीन 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चों के बीच में। क्यों? ओवर द पोजेशन ऑफ ए पिन, महज एक पिन के ऊपर 2 बच्चे झगड़ गए आपस में, और उन दोनों बच्चों के झगड़ों के चलते, उन दोनों बच्चों के झगड़े के चलते पूरा गांव का लोग आपस में 2 गुट में बट गया। लाठीज वर फ्रीली यूज्ड, और 2 गुट में ही नहीं बटा दोस्त, लाठी तक चल गया। वो भी फ्रीली यूज्ड का कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरा पुरजोर लाठी चला, मतलब एक ही गांव के अपने ही लोग अपने लोगों के ऊपर लाठी बरसा रहे थे। फ्रीली यूज्ड मतलब एकदम बारिश के तरह लाठी बरस रहा था एक दूसरे के ऊपर। और किस चीज के चलते? सिर्फ एक छोटा सा पिन के चलते, सोच लो। एंड इंजरीज सस्टेन्ड ऑन बोथ साइड्स, और चूंकि लाठियां जब पानी के तरफ बरस रहा था तो घायल तो लोगों को होना ही था, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि इंजरीज सस्टेन्ड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ में लोग घायल हुए। अब आगे ये स्टोरी बताया छोटा सा, अब मोरल ऑफ द स्टोरी बता रहा है क्या? द मोर वी एबल टू कंट्रोल आवर फीलिंग्स, जितना हम लोग अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, मतलब जितना हम लोग सक्षम हैं, द मोर वी एक्ट लाइक इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग अपनी भावनाओं को जितना ज़्यादा कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, या जितनी ज़्यादा अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखते हैं, उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग के तरह हम लोग काम करते हैं। मतलब क्या हुआ? इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग का पहचान हो गया ये। क्या? इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग, इंटेलिजेंट मानव आदमी उसको कहा जाएगा जो अपनी भावनाओं पे पूर्णतः कंट्रोल करना सीख गया। इसी के बारे में कह रहा है कि जितना ज़्यादा हम लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करते हैं, बस में करते हैं, अपने अंडर में रखते हैं अपनी भावनाओं को, भावनाओं का शिकार नहीं होते हैं, भावनाओं में बह के कोई काम नहीं करते हैं, उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग का नेचर हमारा होते जाता है। रेदर देन मेयरली अवॉइड लूजिंग आवर टेम्पर, बजाय इसके कि अपना टेम्पर खो दे, मतलब तुरंत से गुस्से में आ जाए, अपना कूलनेस, अपने कामनेस को खो के और तुरंत गुस्से में आ जाए, वो क्या है? विच इज अ नेगेटिव प्रोसीजर एट बेस्ट। दोनों को कंपेयर करके क्या कहा कि जितने ही हम अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखेंगे, उतना ही ज़्यादा हम इंटेलिजेंट कहलाएंगे, उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग के कैटेगरी में हम आएंगे। बजाय इसके जे अगर हम अपना टेम्पर खो देते हैं, अगर हम अपना मानसिक संतुलन खो के गुस्सा हो जाते हैं, तो वो क्या होगा? नेगेटिव प्रोसीजर एट बेस्ट, मतलब नेगेटिव प्रोसीजर, नेगेटिव क्वालिटी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तुरंत में अपना कूलनेस, अपना कामनेस को खो देना। अगला क्या कह रहा है स्टेटमेंट में? इवन वेन दे हैव डन थिंग्स, सॉरी ऊपर से, वी शुड स्ट्राइव टू शो अ फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग।
हमें हमेशा स्ट्राइव मतलब क्या होता है, STRIV, स्ट्राइव मतलब होता है अपना पूरा प्रयास करना, पूरा कठिन प्रयास करना, हमेशा जोर लगा देना। किस चीज पे? वी शुड स्ट्राइव टू शो अ फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग, हमें एक मित्रवत व्यवहार दिखाना चाहिए, फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग दिखाना चाहिए अपने से सामने वाले लोगों को, एंड अ कंसिडरेशन फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए दूसरों को महत्व देना चाहिए। कंसिडरेशन माने कंसीडर करना, महत्व देना, कि नहीं भाई ठीक है तुम आ जाओ, तुम मेरे आगे आ जाओ लाइन में, तुम लग लो, तुम ले लो, तुम्हारा काम अगर मेरे से आसान हो जाता है तो चलो मैं तुम्हारा काम कर देता हूं। इसको गलत नहीं समझना, इसको उल्टे परसेप्शन में नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अगर सब लोग इस तरह से करने लगे तो क्या होगा, एक सिस्टम बन जाएगा। मैं आपको कहूंगा कि ठीक है भाई तुम्हें जल्दी है, तुम ही आगे आ जाओ, तो बदले में आप भी कहोगे कि नहीं भाई साहब मैं आपसे पीछे हूं, क्या हो जाएगा 2 मिनट में, आप ही पहले ले लो। तो ये म्यूचुअलिटी स्टैब्लिश होता है, ये कंसिडरेशन लिया जाता है दूसरों के प्रति। तो एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार करने से हम असल में इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग कहलाएंगे। क्या कर रहा है? वी शुड स्ट्राइव टू शो अ फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग एंड अ कंसिडरेशन फॉर अदर्स, दूसरों को महत्व देना चाहिए। इवन व्हेन, यहां तक कि कब? व्हेन दे हैव डन थिंग्स टू इरिटेट अस, ऐसा नहीं कि खाली अच्छे ही बातों के लिए और अच्छे समय में, हमें इरिटेट करने के लिए भी कोई अगर कुछ काम किया हो, किसी ने हमारा नेगेटिव भी बिगाड़ा हो, तो उसके भी चलते वैसे लोगों को हमें हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, या साथ में पैरेलली उसका कुछ बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसको भाव देना चाहिए, उसको आदर देना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है भाई ये तुम्हारा नेचर था, तुमने ऐसा किया, मेरा जो काम है मैं करूंगा। दिस डज नॉट मीन ओवरली सॉफ्ट, और ऐसा व्यवहार को आप कभी ये मत समझिएगा कि अरे हम तो हर दिन लूज होते जा रहे हैं, अरे हम तो सबके ऊपर दया करते जा रहे हैं और मेरा सब गलत फायदा उठा रहा है, ऐसा नहीं होता है। इसको आप इस तरीके से मत सोचना कि यू आर बीइंग ओवरली सॉफ्ट। इसका मतलब क्या होता है? इट मेयरली प्रूव्स वी आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग डिसएग्रीमेंट विदाउट बीइंग इम्पोलाइट। यह साबित करता है अगर कोई हमें इरिटेट कर रहा है उसके बावजूद अगर हम उसको माफ कर दिए और उसको कंसिडरेशन में ले रहे हैं कि चलो भाई 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 हैं, सब लोग अपना मिलजुल के काम करते हैं, ऐसा अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट हैं। इसका ये मतलब है कि हमारी ऐसी कैपेसिटी है कि हम किसी भी डिसएग्रीमेंट, किसी भी लड़ाई को बिना गुस्सा में आए, बिना गलत शब्दों का और कामों का प्रयोग किए हुए उसको सॉल्व कर सकते हैं। इन योर होम, अपने घर में, योर ऑफिस ड्राइविंग अलोंग द रोड, ऑफिस जाते समय, या इन योर ऑफिस ड्राइविंग अलोंग द रोड, जब आप घर में हो, जब आप ऑफिस में हो, या सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हो। गेटिंग ऑन द बस, शॉपिंग इन द मार्केट, या तो आप बस में चढ़ रहे हो या मार्केट में शॉपिंग कर रहे हो, या और इन 100 डेली सर्कमस्टांसेस, क्या कर रहा है कि आप घर में हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे मार्केट में हैं, मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे बस में चढ़ रहे हैं, या इस तरह का हजारों सैकड़ों दैनिक जीवन का जो काम होता है उसमें यू हैव काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज, आपके पास सैकड़ों, असंख्य, हजारों ऐसे मौके होंगे। क्या चीज के? टू शो दैट, यह दिखाने के लिए वी कैन राइज अबव द टेम्पटेशन टू बी इम्पेशेंट, कंप्लेनिंग और सार्कास्टिक, कि हम लोग इन इच्छाओं से परे हो सकते हैं कि किसी को चिढ़ा दें, तुरंत में व्यग्र होकर गुस्सा हो जाए। इम्पेशेंट होना उसी को ना कहते हैं, पेशेंस को लूज कर देना, या कंप्लेनिंग, तुरंत में शिकायत करने लगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, नौकरी नहीं लग रहा है, निकम्मी सरकार है, निकम्मे लोग हैं, या फिर सार्कास्टिक मजाक उड़ाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं है, हम लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर ऐसा काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये रहा कॉम्प्रिहेंशन का पूरा स्टोरी। ओवरऑल स्टोरी क्या कर रहा है कि एक एग्जाम्पल दिया कि एक गांव में क्या हुआ, एक छोटे से पिन के चलते झगड़ा हुआ, दो गुटों में लोग बट गए और आपस में ही लाठियां चलाने लगे, एक दूसरे को घायल कर दिया। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बता रहा है कि क्या होता है, साइड हो जाता हूं, कॉम्प्रिहेंशन पूरा आ जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बता रहा है कि
छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के ऊपर में हम लोग उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, ऐसा करने लगते हैं। वो चीज़ें नहीं करना चाहिए। ये मानवता का व्यवहार लक्षण नहीं है। मानवता का लक्षण है माफ़ कर देना, एग्रीमेंट करना, डिसएग्रीमेंट नहीं, है ना, पेशेंस रखना, इम्पेशेंट नहीं होना। अब देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 2 पार्टीज इन इंडिया फाउट फॉर। कहानी में दोनों पार्टी किस लिए लड़ रहे थे, क्या बताया हमने, महज एक पिन के चलते लड़ाई हो रहा था। 2 चिल्ड्रेन को मत मारना, कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कहानी का, कि लड़ाई हो रही थी एक पिन के लिए और लड़ रहे थे दोनों बच्चे, और इन दोनों बच्चों के चक्कर में ही गांव 2 गुट में बट गया। लेकिन लड़ाई होने का कारण क्या था, महज एक छोटा सा पिन। अगला देखो, अगला सवाल पूछ रहा है वी शुड टू अदर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड क्रिएटिंग डिस्प्यूट्स। मतलब झगड़ा को रोकने के लिए दूसरों के प्रति, दूसरों के बारे में हमेशा क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो लिखा हुआ था ना, बी फ्रेंडली एंड कंसिडरेट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि लूज आवर टेम्पर, घायल कर देना चाहिए और नेगेटिव प्रोसीजर को हटा देना चाहिए। ये बाहियात ऑप्शन लिखा हुआ है दूसरा, बिना मतलब का, और पहला और तीसरा होगा नहीं। चौथा क्लियरली उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग को कैसा होना चाहिए, तो वी फ्रेंडली एंड कंसिडरेट। बताए थे ना कि कंसिडरेट मतलब एक्सेप्ट करना, कि वो अगर आपके साथ गलत भी किया है, कुछ आपको इरिटेट भी किया है, तो भी उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए और उसको गलत नजरों से, गलत व्यवहार उसके साथ मत कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, तीसरा क्वेश्चन कहता है वी एक्ट लाइक इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स व्हेन बी। हम लोग, क्या लिखा हुआ था, साफ स्टेटमेंट लिखा हुआ था ना कि इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग कब कहलाएंगे, जब हम लोग अपने पेशेंस को कंट्रोल करेंगे और गुस्से के समय में भी शांति से सोचेंगे। तो क्या लिखा हुआ था, स्टॉप अ डिस्प्यूट बिटवीन चिल्ड्रेन नहीं होता है, फ्रीली सस्टेन इंजरीज आवर टेम्पर नहीं होता है, क्या होता है, व्हेन वी कंट्रोल आवर फीलिंग्स। ऑप्शन नंबर 3। चौथा क्वेश्चन क्या है देखो, फटाफट सोल्व हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है अवॉइड बीइंग इम्पेशेंट, कंप्लेनिंग एंड सार्कास्टिक इन आवर लाइफ। हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कांट अवॉइड, नहीं, ये तो कह रहा है कि हम लोग कर सकते हैं, चाहिए। इट इज बियॉन्ड अस, हमारे औकात से बाहर है, नहीं। द टेम्पटेशन इज टू स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल नहीं। क्या होगा, वी कैन चूज टू अवॉइड बीइंग इम्पेशेंट, कंप्लेनिंग एंड सार्कास्टिक। सबसे लास्ट लाइन पढ़ लेना दोस्त, ये डायरेक्टली लिखा हुआ है कि हम लोग बजाय इसके कि अपना टेम्पर खो दें और गुस्सा हो जाए, किसी का मजाक उड़ाएं, उसके बजाय हम लोग को क्या करना चाहिए, वी कैन चूज टू अवॉइड बीइंग इम्पेशेंट, कंप्लेनिंग एंड सार्कास्टिक। हम लोग को गुस्सैल होना, इम्पेशेंट होना और सार्कास्टिक होना, इन सब चीजों से बचाना चाहिए अपने आप को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, पांचवा क्वेश्चन कहता है वी शुड व्हेन पीपल हैव डन थिंग्स टू इरिटेट अस। क्या बताया था हमने कि अगर कोई हमें चिढ़ाया भी है तो भी हमें क्या करना चाहिए, वी शो फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग, लूज आवर टेम्पर, नॉट बी सॉफ्ट, बी टू सॉफ्ट। टू सॉफ्ट तो होने के लिए कहा नहीं, वो कह रहा है कि अगर ऐसा करते हो और आपके मन में लग रहा है कि नहीं हम ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जा रहे हैं, तो ये भ्रम है, ऐसा मत सोचना। और ये दोनों तो नेगेटिव आंसर है। क्या लिखा हुआ है, सो फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग। कोई अगर इरिटेट भी करता है तो हमें उसे दोस्ताना व्यवहार, दोस्ताना समझ रखना चाहिए, ताकि एक दूसरे के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है, जो सीन ऑफ फाइट क्रिएट होने वाला है, वो खत्म हो जाए। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 6th क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब क्या होता है दोस्त, इंसेप्शन माने होता है शुरुआत, शुरुआत। इंसेप्शन माने होता है आरंभ, ठीक है ना। अब देखो सिनोनिम खोज रहा है तो शुरुआत और आरंभ के लिए क्या हो जाएगा, बिगिनिंग। बहुत ही आसान था।
ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का भी सिनोनिम पूछ रहा है। ग्रैंडियर मतलब क्या होता है जानते हो दोस्त? ग्रैंडियर मतलब होता है भव्य, है ना, बहुत शानदार, शानदार, अद्भुत, है ना, अद्भुत, ये होता है ग्रैंडियर मतलब। अब ग्रैंडियर का क्या, एडमिरेशन नहीं होगा। एडमिरेशन माने क्या होता है, देखो प्रशंसा। एडमिरेशन माने होता है प्रशंसा। हैप्पीनेस माने क्या होता है, खुशी। हैप्पीनेस माने होता है खुशी। ऑ मतलब क्या होता है, प्रभाव में। इन ऑ ऑफ मतलब किसी के प्रभाव में, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके इंप्रेशन में आ जाना। और मैग्निफिसेंस मतलब क्या होता है, मैग्निफिसेंस मतलब भी होता है भव्यता, 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 इस तरह से लिखा जाएगा हिंदी में, भव्यता, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका भी मतलब होता है भव्य और इसका भी भव्य, मैग्निफिसेंस। ऑप्शन नंबर 1 इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रैंडियर का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है दोस्त, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला। फ्लेक्सिबल मतलब होता है मुलायम, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल माने होता है नरम। फ्लेक्सिबल मतलब होता है बदलने वाला, चेंजेबल, बदलने वाला। अब देख लो, ये वर्ड मीनिंग का उल्टा जाना है तो लचीला, मुलायम, नरम का उल्टा क्या होगा, सख्त। सख्त क्या होता है, रिजिड मतलब होता है सख्त। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इजी नहीं होगा, इजी माने आसान होता है। फिजिबल मतलब होता है जिससे काम चलता हो, चलने लायक, अप्लाई होने लायक। आर्टिफिशियल माने होता है कृत्रिम। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 रिजिड। फ्लेक्सिबल मतलब रिजिड, सॉरी फ्लेक्सिबल मतलब लचीला और रिजिड मतलब कठोर। फिर कह रहा है कॉन्फिडेंस का एंटोनिम। तो आप तो सब जानते हो, बिल्कुल आसान है। कॉन्फिडेंस माने होता है विश्वास। कॉन्फिडेंस माने होता है विश्वास या आत्मविश्वास। ऐसे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस को भी आत्मविश्वास बोल देते हैं, ठीक है ना। और डिफिडेंस मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ कॉन्फिडेंस। विश्वास की कमी को डिफिडेंस बोलते हैं, ठीक है ना। इनडिफरेंस माने अंतर होता है। कवार्डिस माने होता है कायरतापूर्ण और स्केयर माने होता है डराना, ठीक है ना। तो इनडिफरेंस नहीं होगा, कवार्डिस नहीं होगा, स्केयर नहीं होगा, क्या होगा, डिफिडेंस। कॉन्फिडेंस का उल्टा डिफिडेंस। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाने का रहा है, वह चीज जो अब यूज में नहीं है उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑब्सोलिट बोलते हैं। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, ऑब्सक्योर मतलब होता है धुंधला। ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है ना। और प्रिस्टीन मतलब क्या होता है, प्रिस्टीन मतलब होता है शुरुआत, प्योर, प्योर, है ना, न्यू, अनयूज्ड, अनयूज्ड, ये होता है प्रिस्टीन का मतलब। और लैप्स मतलब क्या होता है, लैप्स मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म। इसी का V2 V3 लिखा हुआ है लैप्स्ड। तो क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट, OBSOLETE। ऑब्सोलीट मतलब होता है नॉट इन यूज, जिसको बोलते हैं एबेंडेंड, परित्यक्त, है ना, परित्यक्त। जनरली इसका ये सिनोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एनीथिंग, सॉरी ये तो मैं बता दिया, सॉरी थोड़ी सर्दी लगी, मैं बाहर गया था थोड़ा 1 सेकंड के लिए, इसलिए लेट हुआ। कह रहा है
कि जो दिया हुआ लाइन है उसमें एरर स्पॉट कीजिए। क्या कह रहा है? मोर पर्सन्स देन वन। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, मोर देन वन, मोर देन वन ये दो स्ट्रक्चर में नाउन को लेता है। अगर वन के तुरंत बाद नाउन को लिया तो नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है। लेकिन इसी स्ट्रक्चर में मोर के बाद नाउन को यूज करता है और इसके बाद देन वन लिखता है, ठीक है ना, देन वन। तो इसमें ये नाउन भी प्लूरल होता है और आगे लगने वाला वर्ब भी इसके साथ प्लूरल होता है। अब लिखा हुआ है ना, देखो मोर देन वन, और नाउन का यूज कहाँ किया है? मोर के तुरंत बाद। तो मोर के बाद नाउन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? नाउन भी प्लूरल होना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ जो हैज बीन लिखा हुआ है यहाँ पे हैव बीन होना चाहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? 12वां नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एम्फैटिक को गलत तरीके से लिखा है। देखो सही क्या होता है? EMPHATIC। क्लास में तो बहुत बारी करवा चुका हूं मैं आपको। EMPHATIC कहाँ है? EMPHATIC एम्फैटिक माने जोरदार। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। एकदम आसान था। 13th नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। क्या कह रहा है? कम टू लाइट। कम टू लाइट माने होता है जानकारी में आना, है ना। कम टू लाइट माने पब्लिक के सामने आना, लोगों की जानकारी में आना, लोगों की नॉलेज में आना। अभी कोई बात आप नहीं जान रहे हो, उसके लिए अगर किया जाए कि दिस मैटर हैज कम टू लाइट राइट नाउ, इसका मतलब कि यह मैटर अभी तक गुप्त था, छुपा हुआ था, अभी अभी सब लोगों की जानकारी में आया है। तो कम टू लाइट मतलब क्या होगा? अभी तक जानकारी में नहीं था, अब सबको बताया गया है। तो क्या होगा? बीन रिवील। रिवील करना मतलब क्या होता है? खोलना। रिवील करना मतलब होता है उजागर करना, सबको बताना, है ना, जो चीज नहीं जानकारी में है। ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इग्नाइट माने क्या होता है? सुलगाना, है ना, या शुरू करना। इंजन इग्नाइट होता है। फ्लेयर अप मतलब क्या होता है? फ्लेयर बोलते हैं आग की लपट को। ऐसा एक देखते होंगे पटाखा जैसा होता है, उसमें यहाँ पे आग लगाओगे तो पूरा फोर्स से आग फेंकता है, उसको फ्लेयर्स बोलते हैं। आग का जो धुआं और लपट साथ में बिकता है छोटा सा। और ब्राइटेंड मतलब क्या होता है? चमकीला। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बीन रिवील्ड, मतलब सबको बताया जाना, सबको दिखाया जाना, और वही होता है जानकारी में आना। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है एमी कुडंट हैंडल द जॉब अलोन। पैसिव वॉइस में एमी सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या चीज हैंडल नहीं कर सका? जॉब को। यह ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कुड लगा हुआ है, मोडाल्स का केस है। तो मोडाल्स में क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो मोडाल्स होता है वही मोडाल्स के साथ बी प्लस V3 लग जाता है, होता है ना। अब देख लो, द जॉब बनेगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा क्या? द जॉब सब्जेक्ट बन गया। अब कुड नॉट है तो कुड नॉट बी हो जाएगा, बताए ना, जो मोडाल रहेगा वही मोडाल्स के साथ बी प्लस V3। तो द जॉब कुड नॉट बी हैंडल्ड, अब क्या हो जाएगा? बाय एमी। अब देख लो कौन सा है? द जॉब कुड नॉट बी हैंडल्ड बाय एमी। एलोन लास्ट में लगा हुआ है तो एलोन लगा दो। किसमें हो जाएगा? इसमें नहीं होगा। कुड नॉट हैव बीन लिखा हुआ है, इसमें कुड भी लिखा हुआ है, उसमें कुड नॉट लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? 15th नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही सेड व्हाट नाइस थिंग इट इज। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कह रहा है।
तो इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे आप देखो, ध्यान देना, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, मतलब एक्सक्लामेटरी स्टेटमेंट है। एक्सक्लामेटरी स्टेटमेंट के लिए क्या हम लोग लिखते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ या एक्सक्लेम्ड, दोनों है ना, EXCLAIMED, ये हम लोग अक्सर लिखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। तो इसी ट्रिक से पकड़ लो। यहाँ तो नॉर्मली ही सेड दैट इसमें होगा नहीं, ही आस्क्ड नहीं होगा क्योंकि इंटरोगेटिव में होता है, ही एक्सक्लेम्ड है, और इंक्वायर्ड नहीं होगा क्योंकि इंक्वायर्ड भी इंटरोगेटिव में होता है। तो आस्क्ड और इंक्वायर्ड दूसरा और चौथा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, वो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तभी आस्क्ड या इंक्वायर्ड यहाँ पे लगेगा। तो दूसरा और चौथा तो ऐसे नहीं लगेगा, और पहला प्लेन सेड दैट लिखा हुआ है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी नाइस थिंग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नंबर 3 सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एज सुन एज ही गॉट द टेलीग्राम ही इन अ टैक्सी। तो क्या होगा, जैसे ही उसको टेलीग्राम मिला तो वह टैक्सी में क्या किया, निकल पड़ा। आपका टेलीग्राम मिला हमें कि भाई मैं बीमार हूं या आज सेलिब्रेशन है, जल्दी आ जा मेरे घर पे, तो क्या हुआ, तुरंत टैक्सी पकड़े और निकल गए। तो क्या लिखिएगा इसके लिए, 16th क्या लिखिएगा इसके लिए, एज सुन एज ही गॉट द टेलीग्राम, जैसे ही उसको टेलीग्राम मिला, ही हैड लेफ्ट नहीं होगा, हैज लेफ्ट नहीं होगा, वुड हैव लेफ्ट नहीं होगा, क्या होगा, ही लेफ्ट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, वी हैड डिफिकल्टी फाइंडिंग अ पार्किंग प्लेस। तो उसके साथ हमेशा ध्यान देना दोस्त, कुछ भी ढूंढने में डिफिकल्टी हो तो उसके साथ इन लगता है, देख लो कहाँ पे है। किसी भी चीज को ढूंढने में, किसी भी काम को करने में, किसी भी चीज को समझने में, किसी भी बात को समझने में डिफिकल्टी लिखा हुआ रहे तो टू हैव डिफिकल्टी इन समथिंग होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखो 18th नंबर क्वेश्चन कहता है, आई स्टेड इन मुंबई 8 years। पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोस्त क्या बताए थे, फॉर होता है, लगा दो फॉर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में फॉर हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। फिर है अ नंबर ऑफ रिफ्यूजीज, तो अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये सब क्या होता है, प्लूरल, काफी संख्या में। और प्लूरल के साथ क्या होगा, वर्ब होगा प्लूरल। अब चूंकि हैव लिखा हुआ है तो हैव के साथ, सॉरी बीन लिखा हुआ है तो बीन के साथ आर तो नहीं ना लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा। हैज और इज ये दोनों तो सिंगुलर है। ठीक है ना, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है नंबर ऑफ रिफ्यूजीज, उसके साथ प्लूरल वर्ब हैव बीन। अ नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, क्या क्या, अ नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, इन सब का मतलब होता है काफी संख्या में। और काफी संख्या में अगर कुछ है तो वो काउंटेबल नाउन रहेगा, संख्या रहेगा जिसका, वो तो ऑब्वियसली काउंटेबल रहेगा। और वो अगर काफी रहा तो कैसा रहेगा, नेचर में प्लूरल रहेगा, और प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, किंग ऑफ काशी अटैक्ड हिज एनिमीज। काशी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, काशी के बारे में, किंग ऑफ काशी, क्या लगाओगे, ए किंग की एन किंग, एन तो होगा नहीं, कहां के राजा, काशी के राजा, क्या होगा, द किंग ऑफ काशी। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 19th ये थे ना जी, हाँ 18th के बाद 20th नंबर क्वेश्चन। नंबरिंग में कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा द किंग ऑफ काशी। कहाँ के राजा ने अपने शत्रुओं पे हमला किया, काशी के राजा ने, तो आर्टिकल द का यूज करेंगे वहाँ पे, द किंग ऑफ काशी। ये था
क्वेश्चन नंबर 20, और इतना ही लास्ट था, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस सेट को भी मैं सारे पिछले सेट की तरह सही से सॉल्व किया हूँ आपके लिए, मेरी एक्सप्लेनेशन सही थी। अगर किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो, आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, आपने टेस्ट लिया नहीं लिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आइए डिस्कस कर सकते हैं आप। और अगर आप नहीं हैं यहाँ के स्टूडेंट तो आप आइए यहाँ विजिट कीजिए करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं। अगर आप इस वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो करतार कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पे इसको अपलोड किया जाता है। मैं साइड होके बोलता हूँ इसलिए सारा क्वेश्चन भी बोर्ड का आपको नजर आएगा, आप खुद भी सेट लगा सकते हैं, ठीक है। किन्हीं का है क्वेश्चन नंबर 6, देखता हूं दोस्त। हाँ सूरज भाई, देखो इंसेप्शन, सूरज इंसेप्शन का मतलब होता है बिगनिंग, शुरुआत, आरंभ, प्रारंभ। इंसेप्शन का मतलब होता है बिगनिंग, शुरुआत, प्रारंभ, आरंभ बोलते हैं हिंदी में जिसको, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा भाई बिगनिंग। बताया तो था, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं तब अगले सेट में, अगले क्लास, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।